साल 1981 में प्रकाशित हुई बुक गेटिंग टू यस आपको बेहतर तरीके से मोल भाव करना सिखाएगी। इस बुक की मदद से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आप बिना कुछ नुकसान सहे किसी भी चीज़ को लेकर मोल भाव करते हुए खुद के लिए फ़ायदे का सौदा तय कर पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सरबजीत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की समरी गेटिंग टू यस, जिसको लिखा है रोजर फिशर और विलियम यूरी ब्रूस पैटन ने। तो आगे का सफ़र करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की समरी। आज शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठकर उसके बारे में बात करता था, फिर चाहे फैसले घर के हों या फिर बिजनेस से जुड़े हों। पहले किसी भी चीज़ को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति अपना फैसला सुना देता था और बाकी के सब चुपचाप उसे मान लेते थे। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे सब उस पर ही आंख मूंद कर विश्वास करते थे और वो सर्वमान्य हो जाता था। ठीक इसी तरह से कंपनी में जो सबसे सीनियर बॉस होता था उसके अकेले के ही फैसले पर पूरी कंपनी चला करती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के लिए हुए फैसले गलत होते थे, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबकी राय और मशवरा लेना ज़रूरी होता है। आज के समय में यही चीज़ बदलती हुई दिख रही है। अब किसी भी स्तर का कोई भी फैसला लेना हो, लोग काफ़ी सोच विचार और बातचीत करके लेते हैं, सबकी राय सुनते हैं और फिर जिस पर सबकी सहमति बनती है उसी फैसले को सब स्वीकार करते हैं। आज चाहे घर के भीतर के फैसले हों, बिजनेस के हों या फिर किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिए गए हों, अब किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हर स्तर के लोगों के सुझाव और सलाह जरूरी ली जाती है। कंपनी के सीईओ को भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करनी पड़ती है, उनकी राय लेनी पड़ती है। नेता भी अपने वोटर से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत, हमेशा ये समझने में लगे रहते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, उंगली चलाने मात्र से ही हम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब घर का कोई बुज़ुर्ग बच्चे को किसी काम को करने के लिए मना करता है तो बच्चा खुद इंटरनेट से उस काम के फ़ायदे और नुकसान को समझ सकता है। और अगर किसी बड़े ने उसे कुछ गलत बता भी दिया तो भी वो उन्हें सही जानकारी देने की काबिलियत रखता है। कुल मिलाकर हर जगह पर आज बोलने और अपना मत रखने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर चाहे दोस्त के साथ किसी मूवी के अच्छी या ख़राब होने की बहस हो या फिर किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले किसी फैसले को लेकर होने वाली बातचीत हो, हर जगह आपको अपनी बात मजबूत पक्ष के साथ रखनी आनी चाहिए। लोगों को अपनी बात से संतुष्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए आपके मोल भाव करना यानी कि अपनी बातों के वजन के साथ रखना, सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। ये आपके पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। कई बार दो पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकलना असंभव होता है। जैसे मान लीजिए कि दो कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में ही ये पता लग गया है कि इस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें, पहले ही स्टेप में डील कैंसिल करके बात ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि जहाँ पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष में कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। अगर ऐसे में जहाँ ज़्यादा बातचीत की गई तो हो सकता है कि बहस उग्र रूप ले ले और फिर दोनों पक्षों का रिश्ता भी खराब हो सकता है, जो किसी भी हालत में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और इस तरह की बहस में आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होता है। इसलिए बेहतर है कि किस ऐसी चीज़ों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को ख़त्म करें, क्योंकि व्यर्थ की बहस से आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही होगा। किसी भी विषय पर जब बात हो रही होती है तो वहाँ हमेशा दो पक्ष मौजूद होते हैं और दोनों ही पक्ष अपनी बात को सही साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। ये दोनों ही लोग बात करते समय अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू और इमोशंस को साथ लेकर बैठते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक चीज़ पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट भी अलग अलग होते हैं। जैसा किसी को बात को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लेकिन सामने वाले को इरिटेटिंग सा लग रहा हो। ऐसे में किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने से पहले
होने वाली बातचीत के दो फेज़ होते हैं। पहला फेज़ जब दोनों पक्ष आपस में सहमति से बात करते हुए किसी मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरा फेज़ वो होता है जब एक पक्ष इमोशनल हो उठता है और बहस के दौरान होने वाली बातों को पर्सनली लेकर रिएक्ट करने लगता है। इन दोनों फेज़ में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते समय या चीज़ों का मोल भाव करते समय इस महीन से अंतर को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आपका या सामने वाले के पक्ष का गुस्सा या इमोशनल होना पूरी डील को ख़राब कर सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी डील या मोल भाव करते समय इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी हैं। कभी किसी भी मोल भाव या डील का लक्ष्य किसी की हार या जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत से नहीं बल्कि आपसी समझौते से है। ये किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रक्रिया है। ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ये तरीका कभी काम करेगा जब दोनों पक्ष के लोग किसी भी समस्या को एक जैसे नज़रिए से देखते हुए उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में रहेंगे। कई बार किसी बात का हल निकालने के लिए दोनों पार्टी को टेबल के एक ही साइड में बैठकर बात करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। ऐसा करने से आपका फोकस समस्या के हल पर रहेगा, ना कि समस्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने पर। ऐसा करने के लिए आपको हमेशा एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने से बचें। बात कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के व्यवहार और उसके नेचर को लेकर उस पर कमेंट मत कीजिए। तभी आप बिना किसी वाद विवाद के किसी भी समस्या का हल निकाल पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, आपकी शादी टूट चुकी है लेकिन आपके बच्चे छोटे हैं, जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को निर्णय लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करेंगे, सिर्फ आप इसी समस्या पर चर्चा करें। बाकी आप रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इन सब विषयों पर अब बात करना बेकार है। तो आपको हमेशा समस्या से लड़ना है, ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव कर रहे हैं। अक्सर कई बार समस्याओं का हल इसलिए भी जल्दी नहीं निकल पाता क्योंकि उसमें दोनों पक्ष की सहमति नहीं बन पाती है। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों की खुशी और इच्छा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी जैसे कि मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है, लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन पर जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी एक की इच्छा और खुशी का ध्यान रखेंगे तो शायद आप बेहतर निर्णय नहीं ले सकेंगे। आप दोनों की इच्छा का सम्मान करते किसी माउंटेन वाले इलाके में घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जहां पर आपका समुद्र की लहरों को देखने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा और आपकी पत्नी हिल स्टेशन पर भी घूम लेगी। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। आप इसी तरह से ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ पर डिसीज़न लेते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी के साथ मिलकर किसी भी चीज़ का निर्णय लेते वक्त ये जानने की कोशिश करें कि आपके विचार और सामने वाले के विचार में अंतर कहाँ आ रहा है और आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों की इच्छा का सम्मान हो सकता है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी को जानने की कोशिश करें। ऐसा करके बेशक आप एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। जब दो लोग बैठकर किसी चीज़ पर बातचीत करके कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर ये पहले से ही निर्धारित होता है कि किस तरह का निर्णय आने पर दोनों पक्ष खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दो लोग बात करने बैठते हैं तो इस बात का पहले से पता होता है कि इस बातचीत का आखिर निर्णय क्या आने वाला है। किसी एक पक्ष के लिए या तो हाँ होगी या फिर ना, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट देने की बजाय किसी विकल्प पर भी विचार कर सकते थे। आप किसी समस्या के दो से अधिक हल के बारे में भी सोचिए, सिर्फ हाँ या ना में ही मत उलझे रहिए।
बल्कि हर संभव हल पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए, जब नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी किसी को प्राइज़ देने का विचार करती है तो वहाँ पर एक अवार्ड के लिए कई सारे उम्मीदवार होते हैं और फिर उन सभी उम्मीदवारों को अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए एक दूसरे से तुलना की जाती है। अंत में जो सबसे बेहतर होता है उसे ही पुरस्कार के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी एक नाम को लेकर बहस शुरू कर देती है कि इसे पुरस्कार दिया जाए या नहीं। ठीक इसी तरह सिर्फ एक ही तरह के निर्णय पर मत डटे रहें। किसी एक समस्या के बहुत सारे सल्यूशन होते हैं, बशर्ते आपको आपस में बात करते समय हर संभव हल पर नज़र डालने की और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। कई बार तो इन विकल्पों में बेहतर हल छिपे हुए होते हैं, बस आपको इन्हें ढूंढ निकालना होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी फैसले को लेने के पीछे आपका इंटेंशन कितना अच्छा या आप कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं क्या उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिया गया डिसीज़न किसी लिहाज से ठीक नहीं है। ये ना तो आपके लिए बेहतर है और ना ही सामने वाले के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी फ्लैट को ख़रीदने की डील कर रहे हैं। फ्लैट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इसका दाम बता रहा है। ऐसे में आप उससे सवाल कर सकते हैं कि किस वजह से इस फ्लैट का इतना अधिक दाम है। क्या वो जिस क्राइटेरिया में फ्लैट की कीमत को आंक रहा है वो आपके लिए वर्थ है? इसी तरह अगर आपने उस फ्लैट का जो दाम बताया है तो आपके पास भी इसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। आपके पास भी उस सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस फ्लैट का दाम आपके हिसाब से इतना ही क्यों होना चाहिए और आप किस क्राइटेरिया में रखकर फ्लैट के दाम को आंक रहे हैं। ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा करके ना सिर्फ आप खुद के लिए बेहतर डील कर सकते हैं बल्कि सामने वाले को भी अपने डिसीज़न से आसानी से सहमत कर सकते हैं। कभी भी बिना तैयारी के किसी डील को फाइनल करने मत जाइए। तैयारी का मतलब आप जितना अधिक हो सके उतनी जानकारी जुटाने का प्रयास करें। जिस बारे में डील करनी है या जिस मुद्दे पर बात करनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। जिसके साथ आप बात करने वाले हैं उसके बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके जुटाने की कोशिश कीजिए। सामने वाले व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या वो आपकी बात ज़्यादा देर तक सुनने की क्षमता रखता है या नहीं, उसका इंटरेस्ट कैसा है, किस चीज़ को लेकर वो इमोशनल होता है, और वो जो भी डिसीज़न लेगा क्या उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर उसे किसी और का भी ध्यान रखना है। वो पर्टिकुलर किसी पार्टी, धर्म या मान्यता पर यकीन करता है। सब कुछ जितना आप उसके बारे में जान सकेंगे उतना ही आपके लिए इस डील में निर्णय लेना आसान होगा। कहने को तो ये सब छोटी और बकवास चीज़ें लगती हैं, लेकिन वास्तव में इतनी जानकारी होने पर आप बड़ी आसानी से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, या यूं कहें कि आप सामने वाले को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डील को करने की लॉजिस्टिकल डिटेल पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि कब और कहां पर आप ये डील करने वाले हैं, जगह कौन सी है, ऑफिस है या घर है या फिर कोई पब्लिक प्लेस, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने वाले हैं या फिर फ़ोन पर ही डील होने वाली है, बात सुबह होने वाली है या शाम को। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको किसी भी डील को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, फिर चाहे वो ऑफिस की डील हो या फिर आपके घर की, किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जुटा करके आप खुद को उसी हिसाब से तैयार करके अपनी डील को बेहतर परिणाम में बदल सकते हैं। इस बात से तो आप भी काफ़ी हद तक सहमत होंगे कि अधिकतर समस्याएं सिर्फ बातचीत ना होने की वजह से ही बढ़ जाती हैं। अधिकतर गलतफहमियां सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की वजह से खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे की बात में इंटेंशन क्लियर ना होना ही आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। ऐसे में इस तरह की समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बातों को अहमियत दीजिए।
जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को सुने, उतनी ही शिद्दत से आप दूसरों की बात सुनिए और दूसरों का सिर्फ उन्हीं बातों को मत सुनने की कोशिश कीजिए जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि उन बातों को भी सुनिए जो कड़वी हैं और जिसे आप सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस कड़वी बात का भी रिएक्शन गुस्से में आकर या इमोशनल होकर मत दीजिए, बल्कि उनकी इस कड़वी बात के पीछे की नब्ज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए। फैक्ट को बाहर निकालिए और फिर उस बात की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अब आप किसी भी डील या बातचीत को एक अच्छे मुकाम पर तभी पहुंचा सकते हैं जब आप बात करेंगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शांत होकर बैठना किसी भी बातचीत का निर्णय नहीं निकाल सकता है और सिर्फ बोलना भी आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसलिए बोलने और सुनने के बैलेंस से ही आप किसी भी मोलभाव यानी कि डील को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। वैसे सिद्धांतों के अनुसार तो अगर किसी भी मुद्दे पर बेहतर फैसला लेना है तो दो पक्षों को बैठकर आपस में खुले रूप में इस पर बातचीत करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहस होने पर माहौल अनुकूल होने के बावजूद भी मुद्दे का बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कई बार दूसरे पक्ष की ही नहीं होती है कि किसी समस्या का बेहतर हल डिसाइड हो सके। वो तो मन में जो निश्चय करके आए होते हैं सिर्फ उसी पर टिके होते हैं और किसी भी सूरत में उससे अलग कोई निर्णय लेने पर राजी ही नहीं होते। ऐसे में आप खुद की तरफ से कितना भी बेहतर प्रयास कर लें, लेकिन आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए राजी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपकी सारी बातों से सहमति जताने के बाद भी वो बिना किसी अर्थ का कारण देकर आपके द्वारा बताए गए हल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप किसी भी फैसले को तभी स्वीकार करेंगे जब उसका कोई मजबूत कारण हो। इस तरह से लंबी चौड़ी बहस करने के बाद व्यर्थ के कारण चलते आप किसी गलत फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एक बात को और समझ लें, ज़िंदगी में लगभग सभी चीज़ों को, सभी समस्याओं को बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन फिर बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका समाधान आप बातचीत से नहीं निकाल सकते। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ऐसे मुद्दे पर बहस करने से बचें। जैसे कि आप दुनिया का कितने भी बेहतर बातचीत करने वाले या मोलभाव करने वाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप कभी व्हाइट हाउस या ताजमहल तो नहीं खरीद सकते हैं ना। किसी भी मुद्दे पर बहस करते समय बात बढ़ाने की बजाय आप दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी जानने की कोशिश कीजिए। अफवाहों और गलतफहमी में ना पड़ें, बात की तह तक जाने की कोशिश करिए और हमेशा ध्यान रखिए कि आप इंसान के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए खुद को इमोशनल होने से बचाइए। बात जब समस्या का हल निकालने की हो तो खुलकर बात कीजिए और समस्या के हर पहलू पर खुलकर बात करते हुए इसके बेहतर हल को खोजने का प्रयास कीजिए। तो ये थी हमारी आज की समरी गेट टू यस, जिसको लिखा था रॉजर फिशर, विलियम यूरी और ब्रूस पैटन ने। आज आपने इस बुक के समरी के जरिए सीखा कि हर समस्या का हल बातचीत से संभव है। आप किसी से भी बातचीत करके बेहतर निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। किसी भी हल तक पहुंचने से पहले आपको हमेशा उसके विकल्पों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। कुछ भी डिसीजन को लेने के पीछे बेहतर कारण तैयार रखें और याद रखें कि कई बार आपको सबसे बेहतर तरीका भी सफलता नहीं दिलवा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। मैं सर्वजीत कौर आपसे लेना चाहूँगी अब इजाज़त। अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बुक समरी कैसी लगी। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।